खान साहब को जिस तरह अरेस्ट किया इन्होंने, मतलब हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर शीशे तोड़ के, मैंने वीडियो देख ली थी ऑब्वियसली, एक प्राइम मिनिस्टर को शीशे तोड़ के आप एक बिल्डिंग के शीशे तोड़ के आप अरेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह अरेस्ट किया है वो काबिल मुज़म्मत है। कोई एविडेंस दिखा दें, कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है इनके पास, कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि उसने कोई तोड़ फोड़ की हो, कोई सिंगल एविडेंस नहीं है। मतलब उस पर अभी इन्होंने 9-10 केसेस कर लिए हैं, 2 दफ़ा डिटेन भी कर लिया इन्होंने, और एक सिंगल इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। दफ़ा वो अरेस्ट हो चुकी है, 10 केसेस हैं उस पर और 2 डिटेंशन ऑर्डर्स हैं, तो 12 दफ़ा अभी तक वो अरेस्ट हो चुकी भी है। तो आप लोग कमर मशानी भी गए थे? कमर मशानी मैं तो ज़िंदगी में, मैं और वो आज तक ना पहले सरगोदा गए हुए थे ना मियाँ वाली गए हुए थे। 9 मई के जो केसेस डाले, एक तो कोटमांडा का डाला हुआ है, फिर 9 मई कोई मुस्लिम लीग का जो ऑफिस जला वो मॉडल टाउन वाला, वो भी डाला हुआ है, घर का डाला हुआ है। फिर वहाँ पर एक गाड़ी चली राहत बेकरी पे, वो डाली हुई है, एक मुगलपुरा पे चली, वो डाली हुई है। समझ आता है लाहौर में सब कुछ सनम जवेद ने जला दिया कि यार राइट साइड पे खड़े हुए हैं, जब तारीख लिखी जाएगी तो लोग याद रखेंगे कि यार कोई लोग राइट साइड पे खड़े हुए थे। तो ये बहुत बड़ी एक सक्सेस होती है। तो मुझे ठीक है, मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इंटरनली, और सनम भी बड़े सेटिस्फाई है कि हम राइट साइड पे खड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं। टाइमिंग था। मोहब्बत ज़्यादा हुई है? मोहब्बत ज़्यादा हुई 9 मई के बाद? हाँ, नहीं होती। जब चलान पेश हुआ ना, 266 लोगों का चलान पेश हुआ, 1400 लोग हैं उस FIR में, 96-23 कोटमांडा वाली। अभी तक 266 लोगों का चलान पेश हुआ, बाकियों का चलान ही पेश नहीं हुआ, साल से ऊपर हो गया है। तो ये तो हालात हैं, ये तो उनके पास सबूत हैं कि अभी तक ये चलान ही जमा नहीं करवा सकते। और सबसे बड़ा केस पाकिस्तान का वही है जिसका रोना पड़ा हुआ है, कोटमांडा वाला, और अभी तक उसका चलान पेश नहीं हुआ। तो कौन से एविडेंस होते तो चलान भी जमा हो गया होता अभी तक। पहला नाम सनम जवेद, एक लाइन कमेंट, 1 लाइनर। दिलेर, मुराद सईद, बब्बर शेर, इमरान खान, मुर्शद, नवाज शरीफ, पनामा, मरियम नवाज, कतरी खात, शेर अफजल मनवत, बहादुर, आसफ अली जरदारी, 10%, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, जी। डिगी, डिगी, हाँ सुना है, वो डिगी में गाड़ी जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे आज के मेहमान हैं अतीक रियाज साहब। 9 मई के केस में 7 माह जेल में रहे, और इनकी अहलिया सनम जवेद 1 साल से ज़ायद टाइम हो चुका है, अभी तक जेल में है। इनसे बात करते हैं इनके हवाले से और इनकी अहलिया के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अतीक भाई? अल्लाह ठीक है का आप? शुक्र, अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ में क्या ओहदा है आपके पास, आपकी अहलिया के पास? कब से जलसों में जाने लगे, क्या सोच के जाने लगे, आगाज़ कब हुआ? यार ओहदा तो कोई नहीं है, मेरे पास नहीं है, सनम के पास भी अभी नहीं है। आप बाहर आएगी तो ऑब्वियसली ज्वाइन करेगी ऑफिशियली। और स्पोर्ट, एज अ स्पोर्टर ऑब्वियसली हम दोनों सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं CA ACCA टीच करता हूँ। और 2009 में खान साहब जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जा रहे थे, तो ISF नई बनी थी, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे, तो मेरा भी एक स्टूडेंट था, वो ISF में था, और ये कासिम सूरी और मुराद सईद और ये जो फ़रूक हबीब था, ये भी साथ होते थे उसके। तो वो कॉलेज लेके आए थे खान साहब को 2009 में हमारे। तो फिर खान साहब को सुना और खान साहब की समझ आई, तो मैं तो 2009 से सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर 2010 में शादी हो गई, तो अच्छा। उसके बाद बेगम भी सपोर्ट कर रही थी, एज अ सपोर्टर थे। मतलब जो सपोर्टर यही थे कि जलसा हुआ 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 जलसे में में चले जो जाएं। जलसा चले गए और साथ वोट डाल दिया, तो एज अ सपोर्टर ही काम। अच्छा, 2010 में शादी हुई। जी जी, शादी के हवाले से पहले बात कर लें। जैसे मर्जी। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, या रिश्तेदार हैं, क्या सीन है? रिश्तेदार नहीं है, सॉर्ट ऑफ, बस मैंने ही रिश्ता भेजा था और हो गया, क्योंकि
शरीफ इंसान था मैं, पढ़ा लिखा था, और गया रिश्ता तो उन्होंने मान लिया और फिर शादी हो अच्छा। गई। तो बस वन साइडेड था, मैंने मेरी तरफ से ही मैं गया था रिश्ता तो। अच्छा, वन साइडेड मतलब आपकी तरफ से था। हाँ जी, मैंने तरफ से। ठीक है, फिर 2010 में रिश्ता हो गया। हाँ, शादी होगी, रिश्ता तो पहले ही हो गया था, 2007-8 में ही हो गया था। अच्छा अच्छा। और शादी 2010 में होगी। शादी 2010 में हुई। 2010 में शादी हुई, उसके बाद मुख्तलिफ जलसों में आप जाते थे, आप और साथ आपकी सनम भी तब साथ जाती थी। हाँ, सनम भी जाती थी और बच्चे भी जाते थे। 2013 में जो जलसा हुआ नारे पाकिस्तान 14 में, तो तब बच्ची छोटी थी हमारी, है। तो वो भी जाती थी। फिर उसके बाद जो हुआ तो बेटा भी था, तो बेटा भी जाता था। तो जलसों में चले गए और वोट कास्ट कर दिया, तो बस इसी तरह। वोट कास्ट कर दिया 13 का 18 का। जी। रजीम चेंज के बाद अचानक सनम सामने मीडिया पे आने लग जाती हैं और सब सनम को बड़े गौर से सुनते हैं, और जितनी तेज़ी से सनम बोलती हैं कम ही कोई इस तरह बात करता है। तो रजीम चेंज के बाद क्या किरदार था, किस तरह तेज़ी से आप लोग आए? अच्छा, रजीम चेंज के बाद भी हम वैसे ही थे जैसे सपोर्टर थे, लेकिन रजीम चेंज जब हुआ तो ये सोशल मीडिया ज़रा ना ज़्यादा हो गया, एक्टिवेट हो गया पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली वो जब इमरान रियाज भाई को इन्होंने उठाया था पहली दफ़ा रजीम चेंज से पहले, तो तब वो प्रोटेस्ट हुआ लिबर्टी में। तो लिबर्टी गए हुए थे प्रोटेस्ट करने, तो एक किसी यूट्यूबर ने इंटरव्यू ले लिया, उसने दे दिया, फिर और वो वायरल हो गया। उसके बाद फिर यूट्यूबर्स से इंटरव्यूज़ लेते जाते थे और ये देती रहती थी, तो उससे ज़रा वायरल हो गई। और लेकिन एज अ सपोर्टर ही थी, जो प्रोटेस्ट होता था, जो कॉल आती थी, वहाँ पर चले जाते थे, तो वो इंटरव्यूज़ वायरल हो गए और बहरहाल तो ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंट स्टेज पे देखा, डिफरेंट लोकेशंस पे देखा। ज़मान पार्क में ऑपरेशन होता है, ज़मान पार्क में इमरान खान को गिरफ़्तार करने पहुंचते हैं, या लाहौर में नारे पाकिस्तान का जलसा होता है, या लिबर्टी का कोई प्रोग्राम होता है, तो आप अपनी अहलिया के साथ होते थे। आप अपनी खुशी से जाते थे या अहलिया या दोनों रजामंदी के साथ जाते थे? क्या प्लान करके क्या जाते थे कि अभी हम जाने लगे यहाँ से? नहीं, खान साहब का जब रजीम चेंज हुआ तो तब तो हमें लगा कि यार ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैंडेट मिला किसी को 5 साल के लिए, तो 5 साल पूरे करने देने चाहिए, और जाती हुई है। तो फिर हम जाते थे, और दोनों जाते थे, ऑब्वियसली सपोर्टर हम दोनों थे, एज अ सपोर्टर जाते थे। और मैं तो नहीं था वोकल, मैं कोई इंटरव्यूज़ नहीं देता था, लेकिन ऑब्वियसली वो जब इंटरव्यूज़ देती थी तो जहाँ पे भी उसने जाना होता था तो मैं उसको लेके भी जाता था और लेके भी आता था, तो मैं साथ होता था, लेकिन मैं कभी कैमरे पर नहीं आया। मैं मतलब वैसे हर टाइम साथ होते थे? हाँ, मैं हर टाइम साथ ही होता था। अब मुझे तो अक्सर देखा है मैंने आपको, लेकिन जो देखने वाले हैं उनके लिए है कि ये आप हर टाइम उनके साथ होते थे। अच्छा, मुझे ये बता दें, रजीम चेंज के बाद इंटरव्यूज़ का सिलसिला हुआ, मरीम नवाज़ के हवाले से सनम अक्सर बोलते हुए नज़र आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यार, उसका नैरेटिव ये था कि ना वो बहुत ज़्यादा बोलती है, वो भी, और उस्मा बुखारी भी, और हिना परवेज़ भट्ट भी, और वो मरीम औरंगज़ेब भी, तो वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और उधर से कोई काउंटर नहीं करता, और खान साहब उनको आंसर नहीं देते। और ठीक है, मतलब औरतें हैं, एक बंदा औरत को बोलेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगता, तो कोई बोलता नहीं था। तो उसने कहा था कोई बोलते नहीं है तो फिर चलें, मेरा इंटरव्यूज़ दे दूँ, तो कोई ना सही तो मैं सही, वो कोई ना सही तो मैं सही, तो फिर वो इसलिए काउंटर करती थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, रजीम चेंज के बाद सब कुछ जो हुआ सारी कौम ने देखा, आपने भी देखा, सनम ने भी देखा। 9 मई पे आते हैं। 9 मई को आप कहाँ पर थे? सनम तो कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने इंटरव्यूज देती हुई नज़र आई। 9 मई को क्या हुआ? आप पहले कहाँ पर थे? आपको कैसे पता चला कि इमरान खान गिरफ़्तार हो गए हैं? फिर कहाँ से निकले, कहाँ गए? सारी स्टोरी बताइए। यार, 9 मई को ना मैं क्लास पढ़ा रहा था, और ऑब्वियसली मैं कोरोना जब आया तो उसके बाद हमारी क्लास मतलब फेस फेस भी चल रही होती है और ऑनलाइन भी चल रही होती है। तो ऑब्वियसली मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा था, और साथ ही कोई अराउंड 2:10 पर मैसेज आया कि खान साहब अरेस्ट हो गए हैं। तो 2:30 बजे मेरी क्लास ऑफ होनी थी, तो उसी टाइम मैंने क्लास ऑफ की, लैपटॉप पैक किया, फैकल्टी रूम में गया, तो बेगम की कॉल आ गई। तो मैंने कहा कॉल आ गई, मैं आ रहा हूँ घर पे, तो किधर जाना है? तो उसने कहा जी ज़मान पार्क चलते हैं, अभी तो कोई कॉल नहीं आई। तो फिर मैंने उसको लिया, ज़मान पार्क चले गए। अच्छा, आपने सनम के बोलने से पहले पूछा किधर जाना है? ऑब्वियसली खान साहब को जिस तरह अरेस्ट किया इन्होंने, मतलब हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर शीशे तोड़ के, मैंने वीडियो देख ली थी ऑब्वियसली, एक प्राइम मिनिस्टर को शीशे तोड़ के, आप एक बिल्डिंग के शीशे तोड़ के आप अरेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह अरेस्ट किया है वो काबिल मजम्मत है, और वो ठीक नहीं किया। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है और उससे पहले आपने उसके घर के दरवाजे भी तोड़ दिए, मतलब तो
ज्यादती तो 9 मई से पहले से चल रही थी, 9 मई तो बाद में हुआ ना, उससे पहले देखें क्या क्या होता रहा। खान साहब का घर भी, दरवाज़ा भी तोड़ा, उधर शेलिंग भी होती रही पहले, तो रजीम चेंज भी हुआ उससे पहले, तो उससे पहले के भी इवेंट्स हैं। खान साहब को गोलियां लगी आपके शहर में ही, तो ये सारे इवेंट्स 9 मई से पहले के हैं। तो इसका मतलब 9 मई से पहले से वो कोशिश कर रहे थे कि खान साहब को साइड पे किया जाए। ठीक है, तो 9 मई तो जिसा खान साहब कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी, और देखना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस इवेंट का। और 9 मई का जो स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब आपने शीशे तोड़ के निकाला और जिस तरह से अरेस्ट किया आपने कॉलर से पकड़ा, तो वो इत्शाल दिलाया आपने लोगों को कि यार एक प्राइम मिनिस्टर को उससे मोहब्बत करने वाले सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब एक ही नेशनल पार्टी रह गई हुई है, उसके लीडर को आप इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो जिसने ऑर्डर्स दिए थे उससे भी पूछना चाहिए कि भाई ये किस तरह अरेस्ट किया, इत्शाल दिलवाया, उसने मोहब्बत करने वाले ने प्रोटेस्ट तो करना था, और पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट है। तो मैं जब निकला वहाँ से कॉलेज से, मैंने पिक की, अजमान पार्क चले गए। जब अजमान पार्क गए तो वहाँ पर लोग नहीं थे, तो वहाँ पर फिर हमने देखा ट्विटर पे के कॉल आ गई कि लिबर्टी इकट्ठे हो जाए, तो वहाँ से हम निकले, लिबर्टी चले गए। अब जब लिबर्टी गए हम, तो वहाँ से लिबर्टी जब हम गए, तो अभी हम पहुँचे नहीं थे राउंड अबाउट पे, उससे पहले ही उन्होंने कहा जी कोर कमांडर हाउस की तरफ जो लोग जा रहे हैं, तो उधर जाकर प्रोटेस्ट करना, उधर जाकर बाहर बैठना है और प्रोटेस्ट करेंगे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब तक खान साहब रिहा नहीं करते इनको, तो हम वहाँ पे बैठेंगे पूरा मन। तो ये लोग, अच्छा मैं सुबह से गया हुआ था पढ़ाने, तो मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, तो मैं सामने लिबर्टी खाना खाने चला गया। अभी वो मूव करना था उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर रुकना था वहाँ पर, तो मैं खाना खाने चला गया। खाना खा के आया तो मुझे पता चला वो निकल गया। तो मैंने कॉल की किधर, उन्होंने कहा जी हम तो उधर जा रहे हैं पैदल ही। तो फिर बहरहाल मैंने एक बंदे से लिफ्ट ली बाइक पे, तो मैं गया वहाँ पर, क्योंकि मैं साथ ही होता था, ऑब्वियसली अकेले तो नहीं जाने देना उसको। तो मैं फिर उसको वहाँ पर जब मैं गया तो वो कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर थे, और मैं उसको पिक करने गया था कि ऑब्वियसली गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी लिबर्टी में, तो मैं ही छोड़ना होता था, तो मैं फिर उसको पिक करना था वहाँ से, तो मैं फिर पिक करने गया उसको। लेकिन देखें, प्रोटेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, मतलब पाकिस्तान सबका है, तो प्रोटेस्ट पुरअमन प्रोटेस्ट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और वो पुरअमन प्रोटेस्ट अगर तो सनम के अगेंस्ट ही कहते हैं कोई अच्छा है, तो कोई एविडेंस दिखा दें। कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है इनके पास, कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि उसने कोई तोड़फोड़ की हो, कोई सिंगल एविडेंस नहीं है। मतलब उस पर अभी इन्होंने 9-10 केसेस कर लिए हैं, 2 दफ़ा डिटेन भी कर लिया इन्होंने, और एक सिंगल इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। और जब ये अदालत में लेके आते हैं स्टेटमेंट, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, तो वो स्टेटमेंट भी 3-4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स जोड़ी होती हैं, ठीक है। और वो जो वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो का जो दिखाते हैं उसमें कहीं पे वो ना तोड़फोड़ कर रही है और ना वो इंस्टिगेट कर रही है, ठीक है। वो एक रिएक्शन है, जी देखें यहाँ पर लोग आ गए, आपने क्या किया, देखें यहाँ पर लोग आ गए हैं, तो इस तरह की वीडियो थी, वो कोई इंस्टिगेशन वाली वीडियो नहीं थी। ठीक है। 9 मई के बाद आप वहाँ से घर चले जाते हैं प्रोटेस्ट। जी बिल्कुल। फिर 10 मई को खबर आती है, सनम जवेद की गिरफ्तारी की एक वीडियो सामने आती है। यकीनन सब लोगों ने वो देखा होगा, जब पुलिस वाली कुछ खवातीन तकरीबन घसीटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सनम आगे बहादुरी से चलते हुए प्रिजनर वैन की जानब जा रही हैं। जी 10 मई को सनम अरेस्ट हुई। 10 मई को आप लिबर्टी में? जी मैं बिल्कुल 10 मई को भी मैं ही छोड़ने गया था, मैं भी छोड़ा था, मैं गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, और मैं कुछ शायद शेक पी रहा था पीछे बैठ के लिबर्टी मार्केट में ही, और वो कोई औरतों के साथ वॉक करके वहाँ पे चली गई थी। और वो वहाँ पे भी उस दिन वो पुरअमन खड़ी हुई थी लड़की, ना उनके हाथ में कुछ था, कुछ भी नहीं था, और अरेस्ट करके वो ले गए 144 लगा के। और 144 में भी मैंने उसको कहा था 144 लगी हुई है, तो उसने कहा जी 4 लोगों की होती है, तो हम तो 4 खड़ी नहीं हुई, हम तो 2-2 करके खड़ी हुई हैं डिफरेंट जगह पर। तो बाद उन्होंने अरेस्ट कर लिया। 10 को अराउंड कोई 4-4:30 बजे का टाइम था, 5 बजे का टाइम था आई गेस, 4:30 पौने 5 का टाइम था, तो तब अरेस्ट कर लिया था लिबर्टी से। तो आपको पता चल गया अरेस्ट कर लिया गया? जी पीछे जी मुझे पता चल गया था। फिर मैं वहाँ पे रहा सारा दिन, फिर रात को वो ले गए थे डिफेंस थाने में, तो वो मैं साथ डिफेंस थाने में भी गया। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे कोट लखपत ले गए, 3 MPO पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। फिर मैंने पटिशन फाइल की, और वो 3 MPO सैटरडे को ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया था वो केस। और फिर जब हम लेने गए तो उसके बाद फिर सिलसिला था री अरेस्ट का। कितनी दफ़ा अभी तक कितनी दफ़ा
अभी तक सनम जवेद 12 दफ़ा ये- वो री अरेस्ट हो चुकी हुई है। 10 केसेस हैं उस पर ठीक और है। 2 डिटेंशन ऑर्डर्स हैं, तो 12 दफ़ा अभी तक वो अरेस्ट हो चुकी हुई है। और ये नहीं करते कि इकट्ठे केस डाल दें, मतलब 50 केस डाल लें, आपने 50 केस इकट्ठे डालें, इकट्ठी जमानत ले लें हम। नहीं, मियाँ वाली के केस में, कमर मशानी थाना के केस में अभी जी। सरगोदा जेल में है सनम। नहीं, अब वापस आ गई हैं, 35 दिन वो रही हैं वहाँ पर। तो वहाँ 35 दिन का कमर, मुसलसल रिमांड दिया था आप उन्होंने। लोग कमर मशानी भी गए थे? कमर मशानी मैं तो ज़िंदगी में, मैं और वो आज तक ना पहले सरगोदा गए हुए थे ना मियाँ वाली गए हुए थे। तो मियाँ वाली का उन्होंने केस डाला था जो सरगोदा ATC में सुना जाता है। तो वो तो एक बिल्कुल ही एक भोंडी सी उन्होंने कोशिश की हुई है, मतलब अजीब सी एक है कि एक औरत को 10 बजे आपने पकड़ा, 5 बजे आपने पकड़ा 10 तारीख को। अब उस पर 9 मई के भी कुछ केसेस डाले हुए हैं, कुछ 10 मई के भी केसेस डाले हुए हैं। 9 मई के जो केसेस डाले हुए हैं, एक तो कोटमांडा का डाला हुआ है, फिर 9 मई को ही मुस्लिम लीग का जो ऑफिस जला वो मॉडल टाउन वाला, वो भी डाला हुआ है, घर का डाला हुआ है। फिर वहाँ पर एक गाड़ी चली राहत बेकरी पे, वो डाली हुई है, एक मुगलपुरा पे चली, वो डाली चलिए हुई समझ है, आता है, लाहौर में सब कुछ सनम जवेद ने जला दिया। जला दिया। लेकिन मियाँ वाली पहुंच गई, इतना सफर अच्छा, करके मियाँ वाली 5 का घंटे, फिर वापस मैं बड़ा आ गए। इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ कि 10 तारीख को एक केस डाला उन्होंने लाहौर का, पहले तो शादमान थाने का, ठीक वो है। है 12:30 बजे की FIR। ठीक तो है। 12:30 बजे लाहौर उसने शादमान थाना चलाया इनकी FIR के अकॉर्डिंगली। ठीक फिर है। 12:30 बजे वो थाना चला के मियाँ वाली गई, और मियाँ वाली 2 बजे की वो FIR है, उसने मियाँ वाली वाला पुलिस स्टेशन जलाया। मतलब 1.5 घंटे में वो मियाँ वाली पहुंच गई लाहौर से। अच्छा। ठीक है, वहाँ से जला के फिर वापस आई और आके 5 बजे यहाँ से भी रेस्ट होगी। 3 घंटे में मियाँ वाली से लाहौर भी वापस आ गई वो, और यहाँ से रेस्ट हो गई। अच्छा। तो और वो मियाँ वाली में भी एक थाना नहीं जलाया, वो 2-3 थाने जला दिए, 2 केसेस हो गए हैं और तीसरे में इन्वेस्टिगेशन और कर कमर मशानी मियाँ वाली का कॉर्नर आपको पता है? आप मैं तो कभी गया ही नहीं, गए मुझे तो पता ही नहीं क्या? है। आप गए नहीं कभी? जी। अभी मूसा खेल का भी उन्होंने ना शाम ने तफ्तीश कर लिया हुआ है। अब मूसा खेल किधर है, वो मियाँ वाली के पास ही है कहीं पर, किधर है वो मुझे नमल नहीं की पता। पहाड़ी के साथ मियाँ वाली के लोग देखते होंगे। लेकिन आपको पता है कि आप ये जो मूसा हेल, कमर मशानी, ये इमरान खान का हल्का है। जी जी पता है मुझे, खान साहब का हल्का है। वहाँ पर लोग भी जब हम जाते थे सरगोदा तो मियाँ वाली वाला केस चल रहा है, मूसा खेल वाला भी, कमर मशानी वाला भी, एयर बेस वाला भी, तो वो लोग वहाँ पर आए होते थे सरगोदा ATC, तो उनसे मुलाकात भी उन लोगों से। और बल्कि जहाँ से PTI स्टार्ट हुई थी, जिस पेट्रोल पंप से, तारिक साहब के वहाँ से, तो तारिक साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई सरगोदा में। मुझे ये बता दें कि सनम तकरीबन 1 साल गुजर गया है, अभी भी जेल में है। अभी कहाँ, कौन सी जेल में है? कैंप जेल में? अभी नहीं, लाहौर कोट लखपत जेल। कोट लखपत जेल में अभी। आपको कब अरेस्ट किया गया? यार मुझे अरेस्ट किया गया था 21 जुलाई को हुआ गया था। मेरा नाम तो इनिशली नहीं था। मई 21 जुलाई 2023 मई, जून, जुलाई, जी। इन 3 माह आप छुपे रहे? नहीं, मैं तो जब ये अरेस्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं ही पटिशनर था। मैंने ही लाहौर हाई कोर्ट जाके पटिशन की, उस पर 3 MPO ख़त्म हुआ। फिर जब मैं उसको जेल लेने पहुंचा तो मेरी ना क्लासेस चल रही थी, वो बैच ख़त्म करना था, मेरे को 3 बैचेस चल रहे थे। अब वो मैं फिर नहीं जा सकता था कॉलेज, क्योंकि मैं बेगम के साथ साथ था, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा के ना उसको कंप्लीट कर रहा था। तो उस दिन जब हम लेने गए हैं उसको, जब फर्स्ट हुआ है डिस्चार्ज को MPO ख़त्म हुआ है, 3 MPO, तो मैं जब गया हूँ अंदर जेल लेने, तो मैं जेल के बाहर अंदर सिग्नल नहीं आते, तो मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ानी थी, तो मैं लैपटॉप साथ लेके गया हुआ था, जूम पे पढ़ाता था क्लास। तो मैंने कनेक्ट किया, मैं जेल के बाहर पढ़ा रहा था। तो जब फैमिलीज़ गई हुई थी अंदर, फैमिलीज़ को उन्होंने बाहर निकाल दिया। जब फैमिलीज़ बाहर आई तो मैंने देखा ये क्या हो गया, तो आधा घंटा मैंने क्लास पढ़ाई होगी, तो साथ ही ना पुलिस आ गई, कोई 7-8 गाड़ियाँ आ गई पुलिस की, 2 प्रिजन वैन्स आ गई, और कोई बाइक्स पे आ गए पुलिस वाले, तो 40-50 पुलिस वाले आ गए टोटल। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। बहरहाल मैंने कोई 1 घंटा क्लास पढ़ाई, क्लास ख़त्म की, तो साथ ही वो पुलिस वाले अंदर से ही डाले पे उठा के लाए और प्रिजन वैन में शिफ्ट किया, तो दोबारा ले गए। उसके बाद फिर बहरहाल चूंग थाने ले गए, चूंग थाने रखा 2 दिन। आपको नहीं, उन औरतों को 17 औरतों को री अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, 17 औरतों को री अरेस्ट किया था, जो अरेस्ट किया था ना उसमें से 2 कोई थी जजेस की रिलेटिव्स थी। ठीक है। तो उनको उन्होंने उस 3 MPO से पहले ही ना कोई चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही नोटिस लेके तो उनको बुला के तो वहाँ से फारिग कर दिया था। बाकी 15 रह गई थी, तो उनको वो चूंग थाने ले गए, और उसी रात 13 औरतों को चूंग थाने से उन्होंने फारिग कर दिया री अरेस्ट करने के बाद। और तैयबा को और सनम को दोनों को रख लिया उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट डे था हमारा कि नेक्स्ट डे हमें पेश करेंगे, शायद संडे था, तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करके शायद किसी ने केस में डालें, नहीं पेश किया सारा दिन।
फिर मंडे को था कि मंडे को लेके जाएंगे, तो मैं 24 घंटे वो चूंग थाने के बाहर ही होता था। ठीक है। वहाँ पे क्लास पढ़ाता था, वहाँ पे ही 2-4 घंटे कोई दोस्त आया होता था तो 2-4 घंटे गाड़ी में सो जाता था, तो मैं वहाँ पे रहता था। तो अगले दिन मंडे को हमने कहा पेश करेंगे, लेकिन वो सुबह लेके निकले वहाँ से, चूंग थाने से लेके निकले और वो चले गए एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने लॉयर को फ़ोन किया कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा जी वहाँ तो मिलिट्री कोर्ट्स हैं। तो मैंने कहा चलो हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में। तो मैंने कहा जी आप कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में अभी लॉयर्स को नहीं जाने देंगे। मैं जाता गया, वो CTD क्रॉस करके आगे वो आता है, एक ब्रिज आता है BRB का, वहाँ पे गए। वहाँ पे एक थाना था, वहाँ से उन्होंने ड्राइवर चेंज किया, वहाँ से CTD लेके आया उनको, CTD लेके गए, 10 मिनट अंदर रखा, 10 मिनट वाप निकाला और फिर वो ले आए इधर दोबारा चूंग थाने। तो फिर एक जाने वाला था CTD में, तो उसको पूछा कि भाई ये किस लिए लाए थे, क्या स्टोरी है। तो उसने कहा जी कि लाए थे कि यहाँ पे CTD में रखें, तो हमने लेने से इनकार कर दिया, तो वापस ले गए। तो फिर मैंने अब लॉयर को फ़ोन किया, मैंने कहा जी वापस ले आए, इन्होंने पेश नहीं किया कहीं पर। तो उन्होंने कहा इन्होंने पेश नहीं करना। तो मैंने कहा अब क्या करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं तो कभी थाने का मुँह ही नहीं देखा था उससे पहले। एक दफ़ा देखा था उससे पहले, जब इसका फ़ोन स्नैच हुआ था अप्रैल में, तो मैं और सनम गए थे थाने ज़िंदगी में पहली दफ़ा FIR करवाने। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा आप क्या करना है। तो किसी ने मशवरा दिया जी बैलेट दिलवाएं, क्योंकि ये पेश तो कर नहीं रहे, गैर कानूनी रखा हुआ है। तो मेरे लॉयर ने कहा नहीं बैलेट नहीं दिलवाना, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है ना, बैलेट दिलवाएंगे तो पहले इनको पता चल जाएगा और ये यहाँ से गायब कर देंगे, इनको पेश कराते हैं। तो मैंने फिर पटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, इनको पेश करें 15 को, 15 को पेश करें इनको, नहीं 16 को पेश करें, 16 को पेश करें। तो इन्होंने क्या किया, 15 की रात शाम को ना मैं निकला, मुझे काम था एक बेगम के केस के चक्कर में, किसी बंदे से मिलना था। तो उसके भाई को, कज़न्स को खड़ा करके गया मैं वहाँ पर। तो पीछे से इन्होंने ना एक प्रिजन वैन आई, उसमें फ़ीमेल्स थी। तो वो समझे कि वहाँ से शिफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे, फ़ीमेल आई हैं, लेकिन उसमें नहीं किया, डाले में उठा के ये उन्हें शिफ्ट कर दिया, गायब कर दिया वहाँ से। तो अगले दिन SHO साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो रखा ही नहीं हुआ इनको। अच्छा। और वो एफिडेविट दे गए, झूठा एफिडेविट दे गए कि हमारे पास ये है ही नहीं। तो हमारे लॉयर ने कहा जी कि आप CCTV फुटेज निकालें, पुलिस स्टेशन की, CTD लेके गए थे, CTD की निकालें और ये पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है। तो वो जज साहब थे एक बहरहाल, तो मुझे नहीं नाम याद है, चलें बहरहाल नहीं लेते नाम उनका। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इस थाने में है, तो फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा जी थाने में तो नहीं है, वहाँ से गायब कर दिया आपको। तो ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया और बहरहाल फिर हमने एक और पटिशन की वकील ने कहा। तो फिर जब मैं लाहौर हाई कोर्ट था 17 को, उस पटिशन के हवाले से, तो मुझे पता चला कि ATC पेश कर दिया। अच्छा भाई, आपकी गिरफ्तारी की तरफ आते हैं। आप 3 माह पीछे पीछे जाते रहे सनम जावेद के, 3 माह बाद आपको अरेस्ट किया गया। आपको खबर थी कि आपको भी गिरफ्तार कर देंगे? सनम तो नहीं मान रही। अच्छा 3 माह ना मैं पीछे नहीं जाता रहा, मैं पहले वो रहा चुंग थाने में। 17 को वो जब वहाँ पे पेश किया ATC, मैं वहाँ पर गया। तो उसके बाद 2 तारीख को इन्होंने पेश किया, 24 की डेट डाली, 24 को लेके नहीं आए थे, 24 मई को। फिर 2 जून को इन्होंने पेश किया। जब मैं ATC गया मिलने, तो उसने कहा ये मेरे से इन्वेस्टिगेशन में पूछ रहे थे कि लिख के दो, स्टेटमेंट दो, मैं नहीं दे रही थी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हस्बैंड को भी डाल देंगे, उसका जियो फेंसिंग में तो है, तो उसको भी डाल देंगे इस केस में। तो उसने कहा जी डाल लो, डालना। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, ना मैं लिख के दूंगी ना कुछ करूँगी। अच्छा, सनम कहती है जाओ डालना। हाँ, तो डाल दो। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डाल दिया उसने। अच्छा। नहीं मानी तो डाल देते हैं। तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम डाल दिया, तो आइंदा के बाद तुमने अब मेरे पीछे नहीं आना, तुम साइड पे हो जाओ। तो फिर उसके अब्बा जान जाते थे उसके पीछे और अम्मा जान जाती थी, फिर मैं उसके बाद नहीं जाता था। पर फिर मैं जून गुजारा किसी फ्रेंड की तरफ, और फिर जुलाई में फ्री बैठा हुआ था, वो काम नहीं था करने के लिए, बच्चों को छुट्टियाँ थी। तो फिर मैंने कहा चलो, लंदन का वीज़ा लगा हुआ था, मैंने कहा लंदन हो आता हूँ। तो फिर मैं लंदन जा रहा था, तो वो फिर PI ने लिस्ट थी, उसमें नाम था। तो एयरपोर्ट पे मैंने रोक लिया और फिर उसके बाद सर्वर रोड थाने लिया। एयरपोर्ट से अरेस्ट कर दिया? जी, एयरपोर्ट से अरेस्ट कर। और बच्चों को वापस भेज दिया? बच्चे नहीं, मैं अकेले जा रहा था। अच्छा, आप अकेले जा रहे थे। बच्चों को पता है ये जो सब कुछ चल रहा है? हाँ, बच्चे बड़े हैं हमारे। बेटी मेरी 13 साल की है, बेटा 11 साल का है, सब कुछ पता है उनको, सब कुछ देखें। और बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे यार कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको समझ है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, तो जो अच्छी चीज़ नहीं है। अब ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता, सिर्फ हमें नहीं पता, बच्चों को पता कि क्या हो रहा है, कौन क्या आ रहा है, क्या चल रहा है इस मुल्क में। तो ये बड़ी एक डेंजरस चीज़ है, आपने अगली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा अतीक साहब, ये बताएं कि सनम जावेद को तकरीबन एक साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है अरेस्ट हुए, तो
तो वो हंसती हुई नज़र आती हैं, मुस्कुराती हुई, वही खुशी है चेहरे पे जो कभी ज़मान पाक में हम देखते थे। हौसला, इतनी हिम्मत, ये आइट क्या है? यार देखें, अब जेल तो काटनी है, जितना टाइम है वो काटनी है। सो अब आप रो के काट लें, हंस के काट लें, तो काटनी तो है। तो उसका ये है कि वो जब शुरू में भी पेशी पे आती थी तो वो बोल के जाती थी, उसको प्रिजन वैन में से भी वो बोल के जाती थी। वो कहती जेल में रखा हुआ है, छोड़ना इन्होंने तभी है, जब इन्हें छोड़ना है तो मैं तो बोलूँगी। और जो बात सही है, जब उसको चांस मिलता है, किसी कोई माइक मिलता है, कोई कैमरा मिलता है, तो वो जो होता है वो बोल के जाती है। तो अब काटनी तो है, तो रो के काट लें या हंस के काट लें। तो हंस के काटती है तो वो उस वजह से मुझे लगता है उसका टाइम भी डिले होता जा रहा है, क्योंकि वो जब आती है हंसती रहती है तो उनको लगता है यार ये तो टूट ही नहीं रही, और फिर वो बयान भी दे जाती है तो फिर उनको और गुस्सा आता है। तो इस वजह से मुझे लगता है उसका ड्यूरेशन भी अंदर बढ़ गया। और जो चुप हो जाते थे लोग तो। अच्छा, सनम जावेद क्या कहती हैं अंदर जेल से जब आपकी मुलाकात होती है, आपको क्या पैगाम देती हैं, या इमरान खान के हवाले से क्या बात करती हैं? खान साहब के बारे में तो वो जो बयान देती है वो आ ही जाता है, जो वो लेटर लिखती है, जो बयान देता है वो सोशल मीडिया पे आ ही जाता है, खड़ी हुई है। और ठीक है, वो कहती है कर लें जो करना है इन्होंने, जहाँ तक इन्होंने आजमाना आजमा लें। तो मैं तो जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही हूँ, जो मुझे पहले भी ठीक लगता था बोलती थी, अभी जो ठीक लगता है वो बोलूँगी मैं। इंसान जेल में या कहीं भी हो तब मजबूत होता है जब पीछे से सपोर्ट हो, उसकी फैमिली सपोर्ट करे। तो आप 1 साल हो गया अपनी वाइफ के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे अपनी माँ से दूर हैं, यकीनन ये बहुत मुश्किल लम्हा होता है। तो आप सपोर्ट करते हैं उन्हें? यार देखिए, मैं ना, ये नहीं है, मैं शुरू से ही ऐसे ही सोचता हूँ कि जो इंसान है ना उसकी अपनी लाइफ है, तो उसके अपने डिसीजन हैं, वो जो करना चाहे वो करे। हर इंसान के लिए ऐसा मैं सोचता हूँ कि जो उसके दिमाग में है, जो वो चाहता है उसको वो करना चाहिए, किसी और की बात में आगे कोई करना नहीं चाहिए। अब उसका अपना डिसीजन है, वो कर रही है, और वो जो कर रही है उसको ऑब्वियसली मैं तो सपोर्ट करता ही था, तो उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स ने सफ़र किया, क्योंकि मैं तो चलो जेल में था और पहले उनको देखना पड़ता था सिर्फ सनम का, और केसेस ये जो जुडिशल सिस्टम है, जो पुलिस का सिस्टम है, जो जेल का सिस्टम है, ये आप वाकिफ़ हैं कि कितना बकवास है। और मैं अब जब बाहर आया हूँ, 2-2.5 माह मुझे हुए हैं, तो अब मैं भी साथ जाता हूँ, कोर्ट में भी जाता हूँ, वकालतनामा साइन कराने जाना पड़ता है जेल में, पुलिस से भी डील करना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि ये काम ज़्यादा मुश्किल है, जेल गुजारना कम मुश्किल है। ये पीछे भागना, ये लीगल, ये पुलिस को डील करना, जेल को डील करना, कोर्ट्स को डील करना, जो उनके हालात हैं, ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसके पेरेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया, उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया, और मैंने नहीं देखा कि इतनी एफ़र्ट किसी के पेरेंट्स ने की हो पीछे, जिस तरह वो चल रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं बार बार। सिर्फ ये केसेस ही नहीं है, पिटिशंस बहुत करनी पड़ रही हैं, जज नहीं आता, जज ट्रांसफ़र हो गया तो कहीं किसी और जज के पास लगवानी, उसकी ज़्यादा पिटिशन करें। और मेरा ख्याल कुछ 40-45 पिटिशन ही कर चुके हैं हम हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब पिटिशन करनी होती है तो वो अच्छा खासा एक मुसीबत होती है। कैसी लाइफ गुजरी अभी? गुजर रही है यार, मतलब ठीक है, मतलब क्या है, मतलब मैं तो अब ये सोचता हूँ, मैं बहुत डरपोक इंसान था 9 मई से पहले जी। और मुझे तो सारे ख़ानदान वाले कहते हैं सबसे डरपोक यही है हमारे ख़ानदान में। लेकिन ऑब्वियसली 9 मई के बाद ना मेरे में खुद एक पॉजिटिव चेंज आया कि मेरा तवक्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, लाइफ है, 41 साल का मैं हो गया हूँ, तो कितनी लाइफ है, अगला सांस का पता नहीं है। चलो बहुत भी होगा, कोई 10-12-15 साल, इवेंचुअली मार ही जाना ना। तो एक नॉर्मल लाइफ आप गुजार रहे हैं, मार ही जाना। तो ठीक है, आपको लगता है यार ये जो ठीक है, ये हक पे जो चीज़ है, हक पे खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या है, जान ही है ना, वो तो जानी है। आज नहीं जाएगी तो 5 साल बाद चली जाएगी, 10 साल बाद चली जाएगी। तो चलो ठीक है यार, मतलब ये तो एक सेटिस्फेक्शन, मेरे में तो बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि यार राइट साइड पे खड़े हुए हैं। जब तारीख लिखी जाएगी तो लोग याद रखेंगे कि यार कोई लोग राइट साइड पे खड़े हुए थे। तो ये बहुत बड़ी एक सक्सेस होती है। तो मुझे ठीक है, मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इंटरनली, और सनम भी बड़े सेटिस्फाई है कि हम राइट साइड पे खड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, मुसीबत है, गुजर गई है। वैसे भी 1 साल गुजर जाना था, मुसीबत में गुजार ली, तब गुजार ली है। तो बहुत लोगों पर अल्लाह के बहुत अच्छे जो महबूब लोग थे उन पर भी मुसीबतें आई हैं, हम जैसे गुनाहगारों पर भी मुसीबतें आ गई हैं। तो कोई बात नहीं, आया टाइम, गुजर गया, जो थोड़ा सा रह गया वो और गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दें, खुद को आप मजबूत कब महसूस करते थे कि मैं बहुत मजबूत हूँ, या किस चीज़ से मजबूती मिलती थी आपको? यार मैं ना जब अरेस्ट हुआ था ना और एयरपोर्ट से, और जब पुलिस लेने आई थी, तो फर्स्ट टाइम जब हथकड़ी लगी थी ना मुझे, तो तब मुझे कुछ 4-5 मिनट ऑकवर्ड लगा था कि यार ये क्या बकवास है।
लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ कर लिया फ़ौरन के यार नहीं, अब जितना भी टाइम है गुजारना तो है, अब रो के गुजारो, हंस के गुजारो, गुजारना है। तो फिर मैंने, और फिर मैं ये देखता, जब मैं जेल जाके देखा ना लोगों की स्टोरी सुनी, जो मई में पकड़े गए हुए थे, जो जून में पकड़े गए हुए थे, तो और ऊपर से ना स्पोर्टर्स ज़्यादा पकड़े गए थे, 95% स्पोर्टर्स थे अंदर, और जो अहदेदार थे वो 5% से भी मेरा ख्याल कम ही थे, मतलब 97% स्पोर्टर्स ही थे, वो 3-1% होंगे जो अहदेदार थे, और अहदेदार भी वो जो 30 ईयर लीडरशिप, 40 ईयर लीडरशिप, 50 ईयर लीडरशिप, वो लोग थे। तो फिर मुझे लगा यार ये लोग हैं, चलो मैं तो चलो फाइनेंशियली ठीक हूँ, मैं तो अंदर हूँ, मेरे बच्चों का खाना पीना चल रहा है, और ठीक है सनम के पेरेंट्स के साथ वो रह रहे हैं, उनके पास भी मुनासिब अच्छे पैसे हैं, ठीक है वो वेल ऑफ है, तो मेरा ये इशू नहीं था कि यार पीछे घर कैसे चल रहा है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऐसे, 90% लोग ऐसे थे जिनके ये भी इशू थे, सिर्फ जेल नहीं गुजार रहे थे वो, उनको ये भी साथ मसला था कि घर कैसे चल रहा होगा, रेंट्स पे घर थे उनके, दिहाड़ीदार थे, कुछ 50, 60, 70 हज़ार पकवाने वाले थे, फिर घर रेंट पे हो और वही कमाने वाला हो, तो फिर कैसे चल रहा होगा पीछे। तो वो तो उनके लिए जेल में जब वो थे तो परेशानी कम थी, जेल से आके परेशानी ज़्यादा, जब उनको पता चला कि यार ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया घर का, और इतना कर्जा भी चढ़ गया, तो उनके बहुत बुरे हालात हैं। तो मेरा ये था कि यार चलो अब मैं तो गुजार रहा हूँ और मुझे ही इनको हौसला देना पड़ेगा, तो फिर मैं बहुत सारे लोगों को हौसला भी देता था, और जब वो देखते थे यार इसकी तो मिसेस भी अंदर है, ये खुद भी अंदर है, तो ये हौसले में है, तो फिर कुछ और लोग भी देख के हौसले में आ गए जो बड़े डिप्रेस थे शुरू में। और कमज़ोर कब महसूस करते थे खुद को? कमज़ोर महसूस नहीं किया यार मैंने कभी भी। मैं वाइफ को सोच के भी नहीं किया? नहीं, मैं सेटल हो गया था, मैं था कि यार अल्लाह की तरफ से आई है, किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो मेरे पे ये टाइम लेके आता, अल्लाह की तरफ से आया है, आजमाइश है, तो उसको अच्छे तरीके से काटो और बस ठीक है। इमरान खान के हवाले से अभी क्या जज्बात हैं आपके और सनम जावेद के? यार मेरे तो खान साहब के लिए जज्बात जेल 2009-10 में से जो इमरान खान थे, 5 अगस्त से अरेस्ट किया गया था, अभी तक इमरान खान जेल में है। यार जज्बात तो मेरे जो पहले थे, बल्कि अब तो ज़्यादा जज्बात हैं खान साहब के लिए जो अरेस्ट होने से पहले थे, और अल्लाह खान साहब को सलामत रखे इस मुल्क के लिए। और मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं फ़ाइनेंस पढ़ाता हूँ, फ़ाइनेंस देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सही लगता है कि मैं वो नहीं हूँ, हाँ ठीक है कह सकते हैं आप सनम ना वो खान लवर है, सिर्फ जो खान ने कह दिया बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो मैं सोचता था, हर तरह सोचता हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि खान साहब ही वो बंदे हैं जो इस क्राइसिस में मुल्क को निकाल सकते थे। और इवन कि मैं ये समझता था जब खान साहब के टेन्योर था लास्ट, जब रजीम चेंज हुआ, तो मुझे लगता था खान साहब की जो पॉलिसीज़ है ना वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रिमिटेंस बढ़ रही थी, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जा रहे थे। वो जो करंट अकाउंट थोड़ा सा डेफिसिट आया गया था ना, वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब यूक्रेन वॉर की वजह से ना कोल प्राइसेस ऊपर चली गई, LNG की प्राइसेस ऊपर चली गई, फिर वीट प्राइसेस चली गई ऊपर, ऑयल प्राइसेस चली गई, तो उन प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से ना हमारा ना इंपोर्ट बढ़ गई थी। मतलब आप उतनी क्वांटिटी मंगवाएंगे तो वो जो $60 का ऑयल था वो $120 पे चला गया, तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया उस वजह से, तो वो फॉर द टाइमिंग था। मोहब्बत ज़्यादा हुई है बहुत ज़्यादा हुई है 9 मई के बाद। हाँ 9 मई में अगर 50% है, मैं 50 पे ले आता हूँ जी, मोहब्बत को 100 से 50 पे ले आता हूँ, तो 9 मई के बाद कितनी हुई है? सर 9 मई के बाद तो पहले ही ज़्यादा थी, लेकिन अब तो खान साहब ही हैं। मतलब मुझे किसी ने पूछा जी हाँ जी क्या किसको ज़्यादा मिस करते हैं, तो मैंने कहा कि मेरा बड़ा मुर्शद भी अंदर है, छोटा मुर्शद भी अंदर है। अच्छा तो खान साहब बड़े मुर्शद है। अच्छा, खान साहब बड़े मुर्शिद है। तो खान साहब को तो बहुत मिस करते हैं यार, ऑब्वियसली। मतलब मेरी बेगम मेरे साथ है, वो हमारा ही ख़ानदान है। खान साहब के साथ पूरे पाकिस्तान की, एटलीस्ट चलो पूरे पाकिस्तान की नहीं तो 80% आवाम की तोक़ा जुड़ी हुई हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तो वो 80% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं खान साहब। मेरी बेगम तो मेरे ख़ानदान, एक ख़ानदान है ना, वो तो 80%। अच्छा, सनम जावेद की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो कह रही थी कि आप बाहर थे तो बोर हो रहे होंगे, तो मैंने कही आप भी आ गए जब आप अरेस्ट हुए थे। वो हम मिले थे, हमारी वो मुलाकात हुई थी पहले ना जेल कोर्ट के अंदर, कोर्ट के ATC कोर्ट के अंदर ना। हाँ। तो उसकी डेट डिफरेंट, उसकी पेशी डिफरेंट डेट पे होती थी, मेरी डिफरेंट डेट पे होती थी, तो हमारी मुलाकात नहीं होती थी। जब चालान पेश हुआ ना, 266 लोगों का चालान पेश हुआ, 1400 लोग हैं उस FIR में, 96-23 कोर कमांडर वाली। अभी तक 266 लोगों का चालान पेश हुआ, बाकियों का चालान ही पेश नहीं हुआ, साल से ऊपर हो गया है। तो ये तो हालात हैं, ये तो उनके पास सबूत हैं कि अभी तक ये चालान ही जमा
नहीं करवा सकते। और सबसे बड़ा केस पाकिस्तान का वही है जिसका रोना पड़ा हुआ है, कोर्ट कमांडर वाला। तो साल से ऊपर हो गया, 266 लोगों का चलान जमा हुआ है, 1400 उसमें नॉमिनेटेड है, नामालूम लोग हैं 1400, और अभी तक उसका चलान पेश नहीं हुआ। तो कौन से एविडेंस होते तो चलान भी जमा हो गया होता अभी तक। तो अभी तक उसका चलान इन्होंने पेश नहीं किया। 266 लोगों का जब चलान पेश हुआ ना, तो जब चलान पेश हो गया तो उसके बाद सारे लोगों की पेशी एक दिन होती है। तो फिर मेरी भी पेशी उसी दिन होती थी, सनम की भी उसी दिन होती थी। तो जब सेम डे पेशी हुई तो ATC कोर्ट में वो आई हुई थी, कोर्ट में बैठी हुई थी, हम बख्शी खाने में थे। तो एक लॉयर ने मुझे जज को जाकर कहा जी इसका हस्बैंड अंदर है, 5 माह हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई, तो ज़रा उसको भी बाहर निकला दें तो कोर्ट में मिलने। तो वो जज साहब ने ऑर्डर किया, तो वो जाके कोर्ट में मुलाकात हो गई। क्या बात है? और कुछ नहीं, इधर कैसी हो, मैं अच्छा हूँ, बस यही बात हुई है और कोई बात नहीं हुई। और मैं खतो किताबत भी नहीं करता था। मतलब हमारी कैंप जेल में ना कोई 70% लोग थे जिनका डेली खत आता था, डेली खत जाता था। वो किस तरह आता जाता था वो छोड़े, लेकिन डेली आता था 70% लोगों का। मैंने एक दफ़ा कोई मैसेज भेजा था बेगम को। 6-7 आप याद नहीं थे करते बेगम को? यार और चीज़ें क्या, मतलब खत भेज दें बस ठीक है। वो घर पे नहीं थे ना, घर पे जरा जाना आसान होता है। वो फिर थी तो वो जिस दिन ATC आना था उसने, तो उस दिन मेरे पेशी कुछ लोगों की होती थी उस दिन। तो उसको मैंने एक मैसेज अपने दोस्त को लिख के दे दिया था कि ये दे देना और इसका आंसर लिखवा लेना। तो वो लिखवा लाया था एक दफ़ा। अच्छा, बेगम की तरफ से कोई आता था हाथ? नहीं, एक दफ़ा खतो किताबत हुई थी, उससे पहले 5 माह। और उसके बाद फिर ATC कोर्ट जब मिले थे, उसके बाद फिर 14 दिन बाद मुलाकात हो जाती थी कोर्ट में। तो बस वही था। तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको MNA का इलेक्शन लड़ने का कहा गया, सनम जवेद को सेनेटरशिप के लिए नामजद किया गया, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा यार, मैं और सनम दोनों आउटसाइडर थे, हम किसी ओहदे पे नहीं थे। इवन कि मैं तो बहुत सारे लोगों को और सनम भी जानती भी नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि स्ट्रक्चर क्या तंजीम का, मदर बॉडी क्या होती है, ये क्या होता है। वो मुझे जाके जेल में पता चला, क्योंकि जेल में कुछ ओहदेदार थे, उनसे गपशप होती थी, उनसे पता चला। फिर कुछ लोगों का पता चला, अच्छा ये फ़लाँ ओहदेदार था, ये फ़लाँ, जो जेल में थे। और कुछ लोगों का और पता चला, तो हमें तो पता ही नहीं था किसी का। और फिर बाहर देख रहे थे, सनम के फादर देख रहे थे, वो वैसी पीपल्स पार्टी में, और वो अभी तक पीपल्स पार्टी में। उनको तो हमारी पार्टी के किसी बंदे का पता नहीं, बस वो जो चंद TV पे आते हैं उनको ही पता है, बाकी तो किसी का नहीं पता। तो हमें एक साहब थे लाहौर में, और वो रब्ता करते थे उसके फादर को कि जी आप यहाँ से ना नॉमिनेशन पेपर फाइल करें सनम के। तो जहाँ से वो कहते थे वहाँ से कर देते थे, हमें तो कुछ नहीं पता था। वो जहाँ से कहते जा रहे थे हम फाइल करते जा रहे थे। तो बहरहाल वो फाइल किए, और फिर वो जिस तरह डिले आया, जिस तरह वो रिजेक्ट हुए, फिर हाई कोर्ट ने जिस तरह रिजेक्ट किए, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो मैंने जेल में पढ़ा था, पेपर में आया था। जब वो पेपर में उसकी डिटेल आई हुई थी तो वो पढ़ा मुझे, तो फिर मुझे फिर अफसोस हुआ कि हमारी कोर्ट्स क्या कर रही हैं। तो बहरहाल तो फिर वो बहुत लेट हो गया था। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो इंटरनल डिस्कस करने वाली स्टोरी है कि वो क्या हुआ। तो वो बात जो भी हुआ, तो उसके बाद लेट हो गए थे चले, तो वो फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। अच्छा, वो स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करने वाली नहीं है? नहीं, सारी चीज़ें मीडिया में डिस्कस मीडिया में नहीं की जाती। तहरीक इंसाफ की तरफ से सपोर्ट कैसी रही आपको? यार तहरीक इंसाफ की तरफ से सपोर्ट, देखें मैं तो ना फाइनेंशियली ठीक हूँ, और मेरे इन लॉज भी फाइनेंशियली ठीक हैं। हाँ ये है कि वो जो जेल में बाकी लोग हैं 90%, उनके हालात बहुत बुरे हैं, और मुझे पता है बहुत बुरे हैं। हमारा ग्रुप भी है, मुझे पता है, मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है, सबके साथ नहीं गुजारा। जो कैंप जेल में थे 600-700 लोग, उनका मुझे हालात पता है, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बातें डिस्कस करते थे। तो बहुत बुरे हालात हैं। और वैसे भी एक मतलब कॉमन मैन को भी समझ आती है कि आप 40, 50, 60, 70 हज़ार कमाने वाला अगर अंदर हो जाएगा, 10 माह अंदर रह जाएगा, 8 माह अंदर रह जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली किस तरह घर चला होगा, क्या क्या बिक गया होगा। तो वो एक वैसे समझ आ जाती है बात। तो उनके हालात बहुत बुरे हैं। और मुझे ये था कि खान साहब ने एक लॉयर दिए थे अपने, नसीरुद्दीन नैयर साहब, 96/23 केस के लिए, तो वो उन्होंने हेल्प की है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत केस थे, हाई कोर्ट में बहुत पिटीशन की, तो वो फिर लॉयर्स अपने भी किए हमने। बाकी पार्टी खुद भागी। जब मैं गया ना अंदर, तो मुझे लोग कहते थे कि यार पार्टी कुछ नहीं कर रही, पार्टी कुछ नहीं कर रही, पार्टी। मैं उनको समझाता था यार पार्टी कौन सी पार्टी, वो खुद सारे भागे हुए हैं बेचारे, पार्टी तो है ही कहीं पे ना अभी कोई। आप नहीं समझते अब टाइम आ गया बाहर? जी, उसके बाद जब घोड़ साहब आ गए ना, चार्ज लिए घोड़ साहब ने, और कुछ लॉयर्स आ गए, और फिर कुछ
चलें कोई एक दो ऑफिस खुल गए, तो मुझे तब लगता था कि अब इनको कुछ साथ साथ सोचना चाहिए। लेकिन अब तो बिल्कुल अब नहीं, अब से इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी अब तो इनको देखना चाहिए था उन जेल वालों के लिए। वो बेचारे जो 90% है, मतलब 10% थे ऐसे जो वेल ऑफ हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, मेरे जैसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो 90% है उनको कुछ ख्याल करना चाहिए और उनको बिल्कुल देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्कर को देखेंगे, वर्कर को का ख्याल रखेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। और ये सिर्फ नहीं है, इस दफ़ा के लिए नहीं है, इस दफ़ा तो जो हो गया वो हो गया है। उनको सपोर्ट करें, साथ कुछ ऐसा कोई विंग बनाना चाहिए, वेलफेयर विंग टाइप बनाना चाहिए, जब आगे से भी कुछ इस तरह का मसला हो, कोई जाए जेल में जाए तो उनके पीछे जाने वाला वो कोई होना चाहिए, कोई उनके लॉयर करने वाला होना चाहिए, कोई उनको फाइनेंशियली हेल्प करने वाला होना चाहिए। तो एक ऐसा परमानेंट कोई ग्रुप होना चाहिए, कोई विंग होना चाहिए पार्टी में, कि जो फ्यूचर में भी इन लोगों को देखें। कब एक्सपेक्ट करें सनम से, घर में कब मुलाकात होगी? यार मुझे तो लगता रहाई के था, हवाले से, सनम की रहाई अच्छा मैं जेन्युइनली मुझे लगता था कि जब इसकी 22 के 23 मार्च को लगी हुई थी ना बेल, तो तब अहमद रशीद भट्टी, अब मुझे तब लगता था कि यार अब तो इलेक्शन हो गए हुए हैं, सब कुछ हो गया हुआ है, तो तब रिलीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद वो फिर जज साहब थे एक लाहौर में, वो उन्होंने एक डेट डाल दी अगली 1 को, तो मैं कहा 1 को रिलीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद फिर 9 को डेट डाली उन्होंने, 9 को उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया लाहौर से, लाहौर में जज ही कोई नहीं था, तो फिर लंबा हो गया। फिर उसके बाद मुझे उम्मीद आई जब वो बेल हुई 4-5 भुट्टा की, आयशा भुट्टा की, और वो आलिया शहजाद थी एक, और अहमद रशीद भट्टी जो MPA था। तो अहमद रशीद भट्टी जब घर चला गया तो मैंने कहा यार MPA को घर भेज दिया, तो अब नेक्स्ट डे, उस दिन हमारे में चल के नहीं हुई, इकट्ठी बेल हुई थी, तो अहमद रशीद भट्टी के सेम डे हो गए थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे, हमारे ऑर्डर्स बाद में आए थे, तो औरतों की नेक्स्ट डे थी। तो मुझे था कि यार अब तो हो जाएगा, लेकिन वो मियाँ वाली पुलिस आके बैठ गई, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी 2 औरतों से किया था अंदर, सनम से और आलिया से। तो फिर हमने मचल के जमा नहीं करवाए, और वो फिर राहदारी रिमांड ले गए सरगोदा ATC, क्योंकि मियाँ वाली वाला केस है वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा लगता है, सरगोदा में सुनते हैं। तो वहाँ पर एक और अजीब स्टोरी थी कि 35 दिन का मुसलसल रिमांड औरतों का दे दिया, जो कत्ल के केसों में भी नहीं होता। मेरा ख्याल है 35 दिन का मुसलसल रिमांड औरतों का कभी हुआ ही नहीं है। तो 35 दिन का रिमांड दे दिया। बहरहाल उसमें भी एक केस डिस्चार्ज हुआ, तो अगले केस में उन्होंने डाल दिया। अगला जिस दिन 35 दिन के रिमांड के बाद जब डेट थी, तो एक दिन पहले वो जज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। कुछ नाम लूँगा, आपने कमेंट देना है, क्योंकि अब आप खुद भी एक सियासतदान बन चुके हैं, और सनम के साथ साथ रह के आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, उन्होंने भी आपके साथ बहुत कुछ सीखा है। पहला नाम सनम जवेद, एक लाइन कमेंट, 1 लाइनर। दिलेर, मुराद सईद, बब्बर शेर, इमरान खान, मुर्शद, नवाज शरीफ, पनामा, मरियम नवाज, कतरी खात, शेर अफजल मनवत, बहादुर, आसफ अली जरदारी, 10%, शहबाज शरीफ जी, डिग्गी। डिग्गी, हाँ सुना है, वो डिग्गी में बैठ जाता है। बहुत शुक्रिया।